जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बाजी श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। और विषय है आज का उत्तर प्रदेश लोकल लॉ पार्ट 19। इसके तहत हम चर्चा करेंगे यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 का, जिसमें हम धारा 6 और धारा 7 का चर्चा करेंगे। एक सलाहकार परिषद के बारे में और जो विकास प्राधिकरण का उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सलाहकार परिषद के बारे में धारा 6 में उल्लेख किया गया है और विकास प्राधिकरण के उद्देश्य क्या होगा वह बात धारा 7 में उल्लेख किया गया है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो अन्य लोगों को भी शेयर करें और लाइक भी करें। मैंने उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित समग्र रूप से वीडियो अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है अपने इस चैनल पर, और अलग अलग विषयों पे मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। कृपया आप उसका लाभ लें। और आते हैं विषय पर। तो धारा 6 कह रहा है कि सलाहकार परिषद के बारे में। इसमें 6 उपधाराएं हैं धारा 6 की, और इसमें ये बताया गया है कि सलाहकार परिषद का गठन किस लिए होता है, उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं और ये किस तरीके से रेगुलेट होंगे और ये कौन से बैठक करेंगे, कितने बैठक करेंगे, उसके बारे में ये चर्चा करता है। तो हम लोग देखते हैं धारा जब 6 को, तो उसमें उपधारा 1 कह रहा है कि राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझती है महायोजना की तैयारी पर एवं विकास की योजना से संबंधित अन्य विषयों पर या इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न या के संबंध में जैसे प्राधिकरण द्वारा इसे निर्दिष्ट किया जाए, प्राधिकरण को सलाह देने के प्रयोजन के लिए सलाहकार परिषद का गठन कर सकेगी। मतलब राज्य सरकार के ऊपर ये निर्भरता है कि राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड की स्थापना करेगी। पर्पज क्या होगा? तो जब महायोजना की तैयारी हो जाती है या कोई विकास योजना से संबंधित कोई विषय हो या इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न या के संबंध में कोई राय बनानी हो, तो उसके लिए वो विकास सलाहकार परिषद का गठन कर सकेगी। यही बात उपधारा 1 में बताया गया है। अब सलाहकार परिषद में मेंबर कौन होंगे तो उसके बारे में उपधारा 2 बताता है, और ये कह रहा है कि सलाहकार परिषद में धारा 4 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट विकास क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे। अर्थात ये हुआ कि जो हम लोग धारा 4 में विकास प्राधिकरण के गठन के बारे में पढ़े हैं, उसमें उपधारा 3 में भी विकास प्राधिकरण का गठन होता है और उपधारा 7 के अधीन भी विकास प्राधिकरण का गठन होता है। अंतर ये है कि उपधारा 3 में नगर निगम के एरिया से संबंधित कोई यदि विकास क्षेत्र है तो उसमें विकास प्राधिकरण का गठन उपधारा 3 के तहत होता है, और अन्य क्षेत्रों में जो नगर निगम से बाहर का है यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर का कोई एरिया है, उस एरिया में यदि विकास प्राधिकरण का गठन करना हो तो उसमें उपधारा 7 के अधीन किया जाता है। यही ये बात कह रहा है कि जहां नगर निगम का एरिया है जिसमें उपधारा 3 यानी कि धारा 4 को उपधारा 3 के अधीन कोई विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड में कौन कौन मेंबर होंगे उसको ए से लेकर के आई तक में दिया गया है। इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो एक तो ये कह रहा है कि उसका प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष होगा। मतलब जो सलाहकार परिषद की बात हो रही है जिस विकास प्राधिकरण के, तो उस विकास प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होगा वो इसका भी सलाहकार परिषद का भी पदेन अध्यक्ष होगा। उसके बाद से कह रहा है कि मुख्य नगर एवं देश नियोजक उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियंता स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग उत्तर प्रदेश पदेन। मतलब जो मुख्य नगर एवं देश नियोजक होंगे या जो उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियंता जो होंगे स्थानीय स्वशासन से संबंधित अभियांत्रिकी विभाग के, उसके उत्तर प्रदेश के जो पदेन होंगे वो यहाँ पे इसके सलाहकार परिषद के मेंबर होंगे। उसके बाद से ये कह रहा है कि सी में कि निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश या
उसका नाम निर्देशित जो उप निदेशक की श्रेणी से निम्न न हो, यानी कि कोई निदेशक जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश के हैं वो या उसके द्वारा कोई नाम निर्देशित व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन वो उप निदेशक की श्रेणी के नीचे का नहीं होना चाहिए, यानी कि जो उसके पद हैं वो उप निदेशक के नीचे के श्रेणी का न हो, तो वो जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो है सेवा उत्तर प्रदेश के जो निदेशक हैं या उप निदेशक हैं वो इसके सलाहकार बोर्ड के भी मेंबर होंगे। अब इसके बाद डी कह रहा है कि विकास क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकरणों के 4 प्रतिनिधि जिनका निर्वाचन उनके सदस्यों द्वारा स्वयं में से किया जाएगा। अब जैसे कि विकास प्राधिकरण जहाँ है वहाँ पे नगर निगम भी है, नगर निगम के अलावा कोई अन्य बॉडी है, तो जो उस एरिया में बॉडी है यानी कि स्थानीय नगर निगम के, तो उन नगर निगम से भी उनके 4 मेंबर चुन करके निर्वाचित करके इसको विकास प्राधिकरण के सलाहकार के लिए जो वो परिषद बनेगी उसमें वो 4 मेंबर नामित करेंगे, यानी कि निर्वाचित करके भेजेंगे अपने में से। उसके बाद ये कह रहा है इसका ई कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश या राज्य नाम निर्देशित जो उप परिवहन आयुक्त की श्रेणी से निम्न न हो। तो ये कह रहा है कि कोई आयुक्त होगा जो उत्तर प्रदेश परिवहन डिपार्टमेंट का, लेकिन वो चाहे तो अपने द्वारा नाम निर्देशित भी किसी व्यक्ति को कर सकता है, लेकिन वो उप आयुक्त के आयुक्त के परिवहन आयुक्त जो होते हैं उनके उप परिवहन आयुक्त के श्रेणी से नीचे का पद का नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद से इसमें एफ कह रहा है कि अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशित पदेन। अब इसमें नहीं कहीं कह रहा है कि वो किस पद से नीचे का होना चाहिए, यानी कि जो अध्यक्ष होंगे विद्युत राज्य विद्युत परिषद उत्तर प्रदेश के, या तो वो होंगे या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट किया हुआ कोई व्यक्ति भी हो सकता है। उसके लिए पद की बात नहीं है कि किस रैंक का होना चाहिए। अब उसके बाद से जी कह रहा है इसका कि लोकसभा और राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास क्षेत्र का कोई भाग आता है, अर्थात जो लोकसभा या राज्य विधान परिषद का कोई मेंबर है यानी कि एमपी और एमएलए, तो जो उस एरिया का जिसका कॉन्स्टिट्यूएंसी आता है उस विकास प्राधिकरण के अधीन, तो उसका वो मेंबर हो जाएगा। उसके बाद से ये कह रहा है कि राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य जिनका विकास क्षेत्र में अपना आवास हो, यानी कि कोई राज्यसभा का भी मेंबर हो या एमएलसी हो कोई, तो उसके जो आवास होंगे उस एरिया में अगर विकास प्राधिकरण पड़ता होगा तो उस विकास प्राधिकरण के ये भी सलाहकार परिषद के मेंबर होंगे। उसके बाद आखिरी में ये कह रहा है आई में कि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 3 सदस्य जिनमें से एक विकास क्षेत्र में श्रमिक के हित का, एक उद्योग एवं वाणिज्य के हित का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब 3 ऐसे व्यक्तियों को वो नाम निर्दिष्ट कर सकता है राज्य सरकार, जो कि अलग अलग विकास क्षेत्र में जो श्रमिक के हित का जो प्रतिनिधित्व करेगा या वाणिज्य के हित का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस तरीके से विकास परिषद का गठन किया जाएगा और उसमें ये मेंबर होंगे। अब उपधारा 3 ये कह रहा है कि उपधारा 2 के खंड ज के प्रयोजन के लिए राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य का निवास स्थान वही माना जाएगा जो ऐसे सदस्य के रूप में या उसके निर्वाचन या नामांकन की अधिसूचना में यथास्थिति वर्णित है। मतलब कि जो जब निर्वाचन होता है तो जब डिक्लेरेशन देते हैं अपना कालम जो भरा जाता है निवास स्थान का, तो जो उसमें भरे रहेंगे वही निवास स्थान माना जाएगा और उस निवास स्थान के अधीन कोई विकास प्राधिकरण आता है तो उसके वो मेंबर होंगे। अब उपधारा 4 कह रहा है कि उपधारा 2 के खंड घ के अधीन निर्वाचित सदस्य परिषद में अपने निर्वाचन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः निर्वाचन के लिए योग्य होगा। मतलब जो पदेन है वो तो जैसा पद उतरते आते रहेंगे वो पदेन होते रहेंगे, लेकिन जहाँ निर्वाचन की बात हो रही है जैसे लोकल अथॉरिटी में 4 सदस्य जो निर्वाचित होके जाएंगे उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा और 3 साल के बाद पुनः निर्वाचन किया जाएगा और वो ये कह रहा है कि उसमें पुनः निर्वाचित होने को पात्र होंगे। फिर प्रोविजो इसका कह रहा है कि परंतु यह कि ऐसी अवधि त्यों ही समाप्त हो जाएगी जो ही सदस्य उस स्थानीय निकाय से जिससे वह निर्वाचित हुआ था सदस्य होने से प्रवृत्त हो जाता है। मतलब यदि वहाँ पे यदि उनका लोकल अथॉरिटी में कोई है
टर्म्स कार्यकाल का यदि वो समाप्त हो जाता है, चाहे वो 2 साल में हो या 1 साल में हो, तो जो ही वहाँ समाप्त हो जाता है तो ही वहाँ पर भी जो ये सलाहकार परिषद के मेंबर हैं उनका टर्म समाप्त हो जाएगा। मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो 3 साल तक बने रहें। 3 साल के पहले ही यदि उनकी सदस्यता नगर निगम से समाप्त हो जाती है या नगर निगम का विघटन हो जाता है या नगर निगम का टर्म समाप्त हो जाता है, तो उस स्थिति में इनका वहाँ से सलाहकार परिषद का भी पद समाप्त हो जाएगा सदस्य के रूप में जो है। अब उपधारा 5 कह रहा है कि सलाहकार परिषद यदि कोई हो में उपधारा 2 में वर्णित विकास क्षेत्र से भिन्न विकास क्षेत्र के संबंध में इतने सदस्य शामिल होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाए। मतलब कोई नगर निगम का एरिया है जहाँ विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, तो उसके सलाहकार परिषद के जो मेंबर होंगे उससे भिन्न, यानी कि नगर निगम से एरिया से भिन्न कोई अगर जो विकास क्षेत्र है, नगर पालिका है या उप महानगर है, उपनगर है, तो इस तरीके का कोई यदि एरिया है और उसमें विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, तो उसमें राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें कौन कौन सलाहकार परिषद में मेंबर होंगे। इसके लिए राज्य सरकार विशेष या समान आदेश द्वारा उसको नामित करेगा। अब उपधारा 6 कह रहा है कि सलाहकार परिषद की बैठक तब होगी जैसे और जब अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाए, परंतु यह कि ऐसी बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होगी। बैठकों के बारे में आखिरी उपधारा 6 बताता है, इसका धारा 6 का, और ये कह रहा है कि कम से कम 2 बार तो इसका वर्ष में होना ही है बैठक, और इसके अलावा जब चाहे तब अध्यक्ष बैठक बुला सकता है और ये बैठक में जो निर्णय लेना होगा लेंगे। अब प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है इसके बारे में धारा 7 बताता है। तो उद्देश्य इसके बहुत लिमिटेड है और उद्देश्य के प्रयोजन के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में धारा 7 बहुत ज्यादा बताता है। तो ये कह रहा है कि विकास प्राधिकरण का उद्देश्य योजना के अनुसार विकास क्षेत्र को उन्नत करना और विकास सुनिश्चित करना होगा। मतलब ये 2 चीज होगा, एक तो विकास क्षेत्र को उन्नत करना होगा और दूसरा इसका उद्देश्य होगा विकास सुनिश्चित करना होगा। और इसके प्रयोजन के लिए प्राधिकरण क्या क्या कर सकता है उसके बारे में दिया गया है कि वो भूमि और अन्य संपत्ति अर्जित कर सकता है, धारण कर सकता है, प्रबंध और व्ययन कर सकता है, भवन निर्माण कर सकता है, अभियंत्रिकी या खनन एवं अन्य कार्य कर सकता है, जल आपूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति के संबंध में कार्य संपन्न कर सकता है, मल निकास का निस्तारण करने के संबंध में कोई कार्य कर सकता है, एवं अन्य सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में कोई कार्य सकता है, या कोई ऐसा नियम बनाए रखने और साधारणतः ऐसे विकास और उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन कोई चीज करने की शक्ति होगी। मतलब इन कार्यों के अलावा भी जो उसके विकास से संबंधित जितने कार्य हो सकते हैं आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए वो सारे कार्य किए जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा धारा 6 में कि एक विकास प्राधिकरण के लिए सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उपधारा 1 में बताई गई है, और धारा 6 के उपधारा 2 में बताया गया है कि किन किन मेंबरों से मिलकर के बनेंगे, और उपधारा 5 में बताया गया है कि जो उपधारा 2 में जो नगर निगम का एरिया है उससे भिन्न कोई एरिया है वहां पर सलाहकार परिषद के रूप में किसको रखा जाएगा। और उपधारा 6 में बताया गया है कि इसमें जो बैठक होगा वो वर्ष में कम से कम 2 बार होगा। उसके बाद हम लोगों ने धारा 7 में पढ़ा कि विकास प्राधिकरण का उद्देश्य क्या होगा, जिसके लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, तो उसका उद्देश्य होगा विकास क्षेत्र को उन्नत करना और विकास सुनिश्चित करना। ये 2 कार्य उसका होगा और इसके लिए वो सारे कार्य कर सकते हैं जो उनको करना चाहिए, उसको इसमें गिनाया गया है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बातें जरूर समझ में आई होगी। बेरट्टा आप लोग जरूर पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।